नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अजय शुक्ला जी द प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। और फिर से वोट चोरी पर एक कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया और सीधे-सीधे उनका टारगेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था। उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार को कहा कि वो वोट चोरों को बचा रहे हैं और क्योंकि अब उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, कोई केस नहीं चल सकता, तो वो बिल्कुल सीनाजोरी पे काम कर रहे हैं। इस तरीके की बात जो है राहुल गांधी ने आज की और उसमें तमाम साक्ष्य रखे, जिसमें कहा किस तरीके से वोट को गड़ाया जा रहा है, बटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है और कोई ना कोई इस सेंट्रलाइज्ड क्रिमिनल ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। ऑटोमेटिक ऑनलाइन फॉर्म जमा हो रहे हैं, मोबाइल नंबर जो है वो कर्नाटक के बाहर से कर्नाटक के अंदर रजिस्टर हुए, टारगेटिंग कांग्रेस वोटर्स। और उनकी डिमांड है कि ईसी मस्ट रिलीज एविडेंस टू कर्नाटका सीआईडी विद इन 1 वीक। ये सारा मामला क्या है और क्यों अब ये मामला उठ के आ रहा है, आपसे समझना चाहेंगे अजय शुक्ला जी। जी नमस्कार और सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। निश्चित रूप से पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास आज तक, जब से देश आजाद हुआ तब से ले आज तक कभी भी किसी पर भी कोई आरोप जब लगाए जाते थे तो हवाई आरोप लगते थे। किसी ने नेहरू पे लगा दिया, किसी ने इंदिरा गांधी पे लगा दिया, किसी ने राजीव गांधी पे लगा दिया, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी पे लगा दिया, किसी ने नरसिम्हा राव की सरकार पे लगा दिया, किसी ने वीपी सिंह की सरकार पे लगा दिया। तो मतलब कोई भी, चंद्रशेखर की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सब पे यूं ही लगते थे। मनमोहन सिंह की सरकार पर भी सारे इसी तरह झूठे आरोप लगाए गए और सब कुछ था। पहली बार कोई लीडर है जो एक एक बात तथ्यों पे, सबूतों पे और उन दस्तावेजों पे कह रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी ने राफेल घोटाले के बारे में बताया था, उसके सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई यह कह के रुकवा दी गई, जो ग्राउंड दिया गया नेशनल सिक्योरिटी, उसको गोपनीय बना दिया गया नेशनल सिक्योरिटी करके, और कह दिया गया कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा उनके साथ ये समझौता है कि कोई भी केस नहीं चल सकेगा। भाई, यदि आप ईमानदारी हैं तो किसी केस के बारे में आपको ये पाबंदी तो लगाना नहीं चाहिए, लगा दी गई। इसी तरीके से जब अडानी का मसला आया, हिंडनबर्ग ने वो सारे सबूत पेश किए, कंपनियों के डिटेल पेश किए, सब कुछ था। राहुल गांधी उन सारे दस्तावेजों के साथ में बात कर, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश भी किया। लेकिन आप देखिए, वही चीज वहां पर भी आ गई कि सेबी ये करेगा और वो करेगा, और इसके बाद में सेबी में जो चेयरपर्सन बैठाई गई वो उन्हीं की थी, अडानी की ही नौकर थी बेसिकली। अब जब उस पर सारी चीजें आने लगी तो बस ठीक है, चलिए अब उसके आगे बढ़ गया। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी को लेकर के खुलासा किया तो उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर किया जो चुनाव आयोग के दस्तावेज थे। उन सारे सबूतों के साथ उन्होंने बात की, जो सारे सबूत सरकारी दस्तावेजों से मिलते हैं। उन्हीं का एनालिसिस हुआ था, उन्हीं पर बात की। तो चुनाव आयोग भड़क गया। चलिए, चुनाव आयोग का भड़कना हम एक बार मान लें कि चलिए ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के गुर्गे, यानी भाजपा के वो लोग, जब नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया किसी भाजपा का, कुछ नहीं नाम लिया, तो साहब वो भड़कने लगे। कहीं आ गए रविशंकर प्रसाद, कहीं वही गोली मारो ठाकुर जो है वो, जिसकी जात का पता नहीं है, बाप धूमल है वो ठाकुर है, कोई और क्या है, मतलब कुछ भी पता नहीं। उनके जो धूमल के भी बाप थे, उनका
भी को वो राम लिखते थे, तो साहब पता ही नहीं है कि कौन है। एक राम लिखते थे, एक धूमल लिखने लगे, एक ठाकुर लिखने लगा, तो वो अनुराग ठाकुर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कहीं जगदम्बिका पाल, कहीं कोई कहीं तो ये इसी तरीके से तमाम सारे लोग जो भी। अब इन सब स्थितियों को देख करके तरस आता है कि जवाब जिसकी तरफ से आना चाहिए तो चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए। चुनाव आयोग ने बगैर कोई तस्दीक करे, बगैर कुछ करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होने पाती है। आप याद करिए, अनुराग ठाकुर ने कहा था कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, और 5 जो है क्षेत्रों का उन्होंने ब्यौरा दिया था। जब 5 क्षेत्रों का ब्यौरा दिया था, आज तक ना तो उनसे दस्तावेज मांगे, ना ही उनसे शपथ पत्र मांगा, ना ही उस पर कहीं ये लिखा कि ये गलत है या सही है या क्या है, कुछ नहीं लिखा। अब आप सोचिए, इतना डर। इसी तरीके से तमाम लोग जो भी कुछ कहें, कुछ नहीं। राहुल गांधी से साहब ये चाहिए। अब राहुल गांधी जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पिन पॉइंटेड, आप देखिएगा, पिन पॉइंटेड ट्वीट है, कहते हैं इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कहते हैं, चलिए हमने आपकी बात ये मान ली, तो चुनाव आयोग इनकरेक्ट में जो 3 रीजन दे रहा है वो सुनिएगा। कह रहा है, नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाई एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक एज ए misconceived by श्री राहुल गांधी इन मिसकंसीव्ड लिखा है, सॉरी जी मिसकंसीव्ड बाई श्री राहुल गांधी। जी जी। नंबर 2 कह रहा है, इन 2023 certain unsuccessful attempt were made from for deletion of electorals in Electors in Ireland Assembly. Aland Assembly Assembly. constituency. An FIR was lodged, filed by the authority of ECI itself to investigate the matter. थर्ड वो कह रहा है, एज पर रिकॉर्ड अलंद असेंबली कंस्टिट्यूंसी वाज वोन बाई, ये है सुबाध गुट्टेडर, सुभाष बुटेडर जो भी नाम है, बीजेपी इन 2018 एंड बी आर पाटिल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 2023। यानी राहुल गांधी उस सीट की बात कर रहे हैं, खुद ही मान ले रहा है, जिस सीट पर कांग्रेस जीती है 2023 में। 2018 में बीजेपी जीती थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, साहब ये सामने है, कांग्रेस को ही जिताया, और अपनी जीती हुई सीट पर कांग्रेस कह रही है कि ये खेल हुआ है। हारी हुई सीट पे नहीं कह रही है कि आप कह दीजिए कि हम हार गए हैं इसलिए हम कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होके कह रहे हैं। और इसकी FIR भी खुद ECI ने लिखवाई है। ECI ने फाइल की, जी हाँ, वही मतलब, तो ECI ने ही लिखवाई है। जब FIR भी ECI ने लिखवाई, कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीता है साहब, तब जब वहां की पुलिस जो CID है उस FIR पर जांच कर रही, क्योंकि एक ECI का रूल है कि ECI के मामले में कोई दूसरा पब्लिक पर्सन FIR दर्ज नहीं करा सकता है, उसकी FIR ECI ही करेगा। ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस है। वैसे ही जैसे राफेल में किया था कि इसकी जांच नहीं हो सकेगी, कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, वैसे ही सारे चुनाव आयुक्त गड़बड़ी कुछ भी करें, कोई भी ब्लंडर कर दे, उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं। ये नरेंद्र मोदी ने रूल चेंज करके किया है साहब। जब ये सब किया है तो इससे तीनों चीजें साबित हो जाती हैं। तो राहुल गांधी ने तो वही कहा है कि हम जिस सीट पे जीते हैं उस सीट पर यह गड़बड़ हुई है, करिए ना। यदि राहुल गांधी के बंदे ने गलत किया है तो उसे जेल भेज दीजिए, और यदि आपके बंदे ने किया है तो उसे जेल भेज दीजिए।
जो एफआईआर आपने दर्ज कराई उसकी जांच में जब 18 चिट्ठी सीआईडी लिखती है तो आखिर आप उसमें दस्तावेज क्यों नहीं दे रहे हैं जो वो मांग रहे हैं? 18 महीने से 18 चिट्ठियां, बावजूद इसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी सूचनाएं, जरूरी चीजें वो नहीं दे रहे हैं। भाई एफआईआर आपने लिखाई तो फिर आपको देना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होने दीजिए, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, क्यों रोक रहे हैं? यहां तो खुद ही प्रूव हो जाता है, और इनके जो फैक्ट चेक है फर्जी तरह का, उससे तो और ज्यादा प्रूव हो गया। इसका मतलब है चुनाव आयोग ही चोर है, और वो चोरी किसके लिए कर रहा है ये समझा जा सकता है। तो वो चोरी चाहे जिसके लिए कर रहा है, साहब लाइए ना, निकालिए। और मैं यही नहीं कहता हूं, मैं ये भी कहता हूं, जो अनुराग ठाकुर ने कहा था, आरोप लगाए थे 5 सीटों पे, उस पे भी जांच कराइए, उस पे भी निकालिए, उस पे भी एफआईआर दर्ज कराइए, कराइए ना, सब पे कराइए जितनी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी की बात को आप अनसुना कीजिए, लेकिन चूंकि चोर कैसे बताएगा, तो चोर तो डर जाता है, इमीडिएट चिल्लाने लग रहा है, चोर मचाए शोर। तो यह स्थिति है, तो चुनाव आयोग ही चोर है, और ज्ञानेश कुमार उस चोरी के उसका मुख्य सरगना है। नरेंद्र मोदी उसके सरपरस्त हैं, अमित शाह उसके सरपरस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके तमाम हित इनसे टकराते हैं। ज्ञानेश कुमार की बेटी हो वो डीएम है, दामाद हो वो डीएम है, दोनों यूपी में है, राम राज्य में है, टॉप मलाईदार पोस्टिंग्स पे है। उधर एक बेटी और दामाद जो है इनकम टैक्स में रहते हुए मलाईदार पोस्ट पे है। तो इस तरह से सबको ऐश हो रही है, और जो कुछ रिश्तेदार हैं उनको भी एकोमोडेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में साहब मलाइयां जब खाएंगे, और मलाई खाने के साथ साथ एक और चीज है, आगरा में विजयनगर के वो रहने वाले हैं, मैं हिंदुस्तान का वहां संपादक रहा हूं, वहां मुझे पता है कि उनका परिवार कितना ज्यादा आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो वो सारे लोग जो उनके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब को आरएसएस की उसमें पूरा भागीदारी करते हुए मैंने देखा है। तो मुझे पता है कि साहब क्या रिश्ते हैं और क्यों ये सब किया गया है। तो असल में ये काम राहुल गांधी का नहीं था, लेकिन राहुल गांधी को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही, इस देश की जांच एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही, इस देश की सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं और सबको खत्म कर देना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो उस संविधान की रक्षा के लिए यह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जिस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन है सीधे सीधे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करे बैठा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर वास्तव में कुछ नहीं रह गया है। जहां सुमोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वहां लेगा नहीं, वो ऐसे लोगों पे लेगा, ऐसे क्या, पहला ही केस मेरा है, मेरे खिलाफ ही लेगा, बाकी तो लेने की हिम्मत है नहीं। तो यह आप समझ लीजिए कि इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना लिया गया है, और ऐसी स्थिति में मजबूरी में नेता प्रतिपक्ष को जनता के पास जाना पड़ रहा है, जनता को बताना पड़ रहा है, क्योंकि असली चोरी तो जनता की हो रही है। वो जनता जो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो फैसला करे, यह अधिकार भी उससे छीना जा रहा है। तो अब तो जनता को यह लड़ाई लड़नी है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी विशेष में एक राहुल गांधी ही हैं जो लड़ रहे हैं। तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी के संगठन के लोग भी राहुल गांधी की तरह अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग विधानसभाओं में इस तरीके की खुलासे क्यों नहीं कर रहे हैं। और आपने जो फैक्ट चेक की बात की, बड़ा विचित्र विषय है। मैं उस फैक्ट चेक को पढ़ रहा था, उस फैक्ट चेक में ये लिखा है
कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर, मतलब किसी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिलीशन ऑफ वोटर ऑनलाइन हो जाए। और फिर वो कहते हैं कि 2023 में खुद ही एफआईआर ईसीआई ने फाइल की है डिलीशन ऑफ वोट पे। तो वही एक तो बड़ा मैं कह रहा हूं, हास्यास्पद, खुद जी, ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और जब अपने खुद आप ही को कॉन्ट्रडिक्ट कंट्राडिक्ट कर रहे कर हैं। रहे हो, हाँ वही हाँ, दूसरी तो चीज जो उन्होंने पहले कहा कि जिन वोटरों का नाम लिया उन्होंने तो कंप्लेंट की नहीं, उनके तो ऑलरेडी वोट दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, आपने गलत बताया। अब तो उन्होंने वोटरों को भी खड़ा कर दिया लाइन में, ये देखिए ये सब वोटर लोग खड़े हैं और वोटर लोग खुद ही बता रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ है। ये कहानी कोई आज की कहानी नहीं है, ये कहानी 2023 में शुरू होती है, फरवरी में, मार्च 2023 में होती है, फिर अगस्त 2023 में होती है, जनवरी 2024 में होती है, और टिल डेट इन्वेस्टिगेशन स्टॉल्ड मतलब कि इन्वेस्टिगेशन को रोका गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर्नाटक ईसी ने मल्टीपल टाइम्स इंफॉर्मेशन मांगी, और ये जो महिला है कि उन्होंने कहा कि मैंने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दिया पर मेरा वोट फिर भी काट दिया गया। इसी तरीके से अलंड कर्नाटक की तरह उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिसमें कहीं में वोट बढ़ाए गए, कहीं में कम किए गए, पर वोट गिनती के बाद जीता वही आदमी जिसके लिए ये सारा काम किया गया। लोकसभा के इलेक्शन में 89 सीटों पर कहा जाता है कि वोट पैटर्न को चेंज किया गया। आप हरियाणा में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, हरियाणा में 17 लाख वोट बढ़ाए गए, महाराष्ट्र में 56 लाख वोटों की हेरफेर हुई। ये सारा मामला दर्ज है, एडीआर की कई पिटीशंस लग चुकी हैं। सीईसी का जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट है, उसमें सीजीआई को हटाकर खुद सरकार ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को डाल लिया कि 2-1 का वोट होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन की चलेगी नहीं। तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि आपने ऑलरेडी सेंधमारी कर ली है, चोरी कर ली है, डकैती डाल दी है, और अब आप कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो क्या अब लोकतंत्र में सिवाय लोगों के सड़क पे उतरने के सारे विकल्प बंद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं? आप भी तो सुओ मोटो लड़ रहे हैं अपना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद बाकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नकेल कसने पर कुछ करेंगे लोग? 12वां यदि जो आप आधार कार्ड की बात हुई थी, आधार कार्ड की, उसमें आज तक मामला भी चल रहा है, खिंच रहा है। उन्होंने अभी तक माना ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बार भी नहीं कहा कि आधार को हम 12th प्रूफ मानेंगे। सूर्यकांत जी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई एड नहीं निकाला, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की। क्या कहना आपका दोनों आधार कार्ड पर भी? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इतनी संदिग्ध है कि उसके ऊपर आप कोई यकीन आज कर ही नहीं सकते। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यदि कहा कि आज ही नोटिफिकेशन जारी कीजिए, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं किया जाता है? वहां जमीन पे पूछा जाता है, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं साहब, हम कैसे। अब आप एक चीज सोचिए, सुप्रीम कोर्ट गोलमोल बातें करने लग जाता है, इतना डरता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार है कि तुरंत जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए उन्हें तलब करे और कहे गिरफ्तार करके लेके आइए। साहब आएंगे क्यों नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेज की भी वही स्थिति, वो भी तो उसी संघ और उनकी सिफारिशों पे आज जज बन रहे हैं। उन्हीं की सिफारिशों पे तमाम सारा लोगों को सब जगह स्थापित किया जा रहा है। तो ये डरे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर जजेज, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, अधिकतर जजेज भ्रष्ट हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, उस सिंडिकेट का हिस्सा है। इस बारे में प्रशांत भूषण ने बड़ा विस्तार से बताया है। आप देखिए, जो सारे सबूत हैं वो जब सामने आएंगे तो आप समझेंगे कि हाँ क्या है। तो आज आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? हम असल में न कारखाने में तूती बजा रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम आवाज बन सकते हैं, आवाज बन सकते हैं, बोल सकते हैं। यहां लोग, मैं चंडीगढ़ की बात करता हूं, चंडीगढ़ में कभी भी आप भी रहे, कभी भी एक सड़क में कहीं जर्क नहीं होता था। हम लोग ये कहते थे, मैं अपना पर्सनल बताऊं, मीटिंग में देर हो रही होती थी तो मैं ड्राइवर से कहता था चलो वाइफ से नाश्ता और चाय जो है साथ ही ले लेता था, गाड़ी में ही बैठे बैठे
मैं नाश्ता कर लेता था, चाय पी लेता था, तब तक गाड़ी मेरी ऑफिस पहुंचती थी। मैं बिल्कुल वो होता था कप प्लेट वगैरह उसी में छोड़ देता था, जाके मीटिंग अटेंड करी और सब कुछ किया, और करने के बाद में लौटे घर पे, वो ड्राइवर ने अंदर रख दिया। आज ये स्थिति है, एक रोड पे आप कॉल कर लीजिए किसी चंडीगढ़ के किसी को भी रैंडमली कॉल कर लीजिए, कहिए रोडें कैसी हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि चंडीगढ़ की सड़कों की हालत क्या है। एक सिंगल राजभवन के सामने वाली भी सड़क सही नहीं है। राजभवन के सामने वाली सड़क पे स्थिति ये है कि लगातार पिछले 15-16 दिन हो गए मैं देख रहा हूं, वहां एक मैनहोल के पास में टूटी हुई है, वहीं वो लगा के वो कर दिया है, कुछ नहीं। वो चंडीगढ़ जिसके लिए हम कहते थे नेहरू ने क्या शहर बनाया है, आज वो शहर नरक बन के रह गया है। आप किसी दिन ऐसा करिए, मैं गाड़ी से चलूंगा, लाइव आपको दिखाता चलूंगा, आप देखते चलिएगा चंडीगढ़ की सड़क, आप रिकॉर्ड करिए, दिखाइए इन्होंने कैसे बर्बाद किया है देश को। जब इतने अच्छे शहर को बर्बाद कर सकते हैं तो जो खराब है उनका क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। तो इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। जब लूटने का काम हो रहा, चंडीगढ़ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, बावजूद इसके ये हालत, जहां पैसा नहीं हो वहां की बात आप करें। दूसरी चीज आता हूं कि इसी तरीके से आपने चंडीगढ़ में देखा, बैलेट से वोट पड़ा था, हालांकि वो राज्य चुनाव आयोग कराता है, लेकिन है कुल मिला के इन्हीं का। तो उसके चुनाव में किस तरीके से वोट चोरी की गई थी वो सबने ऑन कैमरा देखा, क्योंकि कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल जा रही थी। आज इन्होंने उसी के देखते हुए इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि अब कैमरे की रिकॉर्डिंग ही नहीं मिलेगी। अब रिकॉर्डिंग ही नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या बताएंगे, कैसे दिखाएंगे। वो भी जो रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग अपनी सुविधा के लिए करेगा वो भी डिलीट मार देगा 40 दिन में। उसके अलावा आपको आपकी सुविधा के अनुकूल डेटा नहीं देगा, वो कागज निकालेगा, सरकारी पैसा बर्बाद करेगा, आपसे पैसा लेने के बाद भी आपको डेटा नहीं देगा, आप शिकायत के साथ में जो देंगे उस पर भी नहीं होगा। कितने प्रत्याशियों ने, अखिलेश यादव ने तो दिखाया था, उन्होंने कितने हजार एफिडेविट सबमिट किए थे कि ये गड़बड़ हुई, और उसके बावजूद चुनाव आयोग झूठ बोलना, झूठ, और जिसकी पावती मौजूद है उसके बाद ये है। तो ये चुनाव आयोग असल में चुनाव आयोग नहीं रह गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन बन के खड़ा हो गया है, उनका इलेक्शन सेल बन गया है। इसलिए साहब, यदि आप लोकतंत्र को चाहते हैं, आप चाहते हैं संविधान का शासन हो, कानून का शासन हो, तो लड़ना तो पड़ेगा। ये लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ सकती है, ये लड़ाई कोई और नहीं, इसके लिए सबको आना पड़ेगा और इस देश के युवाओं को सामने आना पड़ेगा, और इस देश में कि उस व्यवस्था को जो करप्ट हो चुकी है उसे तोड़ फोड़ के फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि यदि हम यह व्यवस्था तोड़ेंगे नहीं तो फिर तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी देंगी कि हमारे पुरखे हमारे लिए ये छोड़ के गए, बर्बाद करके गए, उनके पुरखों ने अच्छा बनाया था, हमारे पुरखे खराब कर गए, हमारे बाप दादे खराब कर गए। तो साहब, सोचना तो हमें है कि हम क्या करें। हमारे पुरखों ने जो बनाया हम उसे बर्बाद कर रहे हैं, और हम बोल भी नहीं रहे हैं, हमारे हिम्मत भी नहीं हो रही है, हम सच भी नहीं तलाश रहे हैं। तो साहब, दोषी कौन है? और जो सच बता रहा है उसी को उल्टा हम कटघरे में खड़ा करते हैं। बेशक। मैं अभी देख रहा था, फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं और रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं ट्रैफिक के, उनका भी नाम इत्तेफाक से अजय शुक्ला है। उन्होंने एक वो लिखा था नाटक, ताजमहल का टेंडर, और ये करके मायावती पे कटाक्ष किया था। जब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने पोस्ट करी तो उस पे उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद होता है
कि अब वो फिर गंद फैल की आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से आता है गंद वो नहीं फैला रहा है। जो गंद फैला रहा है उसके लिए अब नहीं कहेंगे कि मायावती ने तो ताजमहल का टेंडर नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लाल किले का टेंडर भी कर दिया, दे भी दिया। नरेंद्र मोदी ने इस देश के तमाम सारे जितनी एसेट्स थे उनके टेंडर कर दिए, उन्हें दे भी दिए। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे देते हैं। और कच्छ में जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, अंबानी और अदानी को 5-5 लाख एकड़ जमीन उन्होंने कच्छ में दी हुई है। तो यह किया है इन्होंने। तो मुफ्त की जमीन देंगे, मुफ्त के तमाम सारी चीजें दे देंगे, देश के एसेट्स दे देंगे, उस पर अब वो नहीं करेंगे। तो यह है दोहरा मानदंड। तो यही हो रहा है। और नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री हो या उनकी पार्टी के लोग हों, उन्हें लगता है देश से कोई मतलब ही नहीं है, लोकतंत्र से मतलब नहीं, संविधान उन्हें चाहिए नहीं। संविधान के तो असल में वो लोग विरोधी ही रहे हैं, जब बना था तभी उसका विरोध करते थे। तो ये लोग असल में उसी को बर्बाद करने में लगे, और जब बर्बाद करने में लगे हो तो निश्चित रूप से चिंता दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अजय शुक्ला जी। थैंक यू।